चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आप लोगों को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, अपने पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइएगा। बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आज मैं आपके इस क्लास के सेशन में एक बार आमंत्रित कर रहा हूं। आप लोग इसे याद कर लीजिए। परीक्षा भवन में जाने से पहले इस तरीके के प्रश्न आपको रिवीजन करके जाने होंगे। मैं एक छोटा सा यहाँ पर लिया हूँ कि जैसे आपको किसका अध्ययन किस माने फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा, किस नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, कुछ पुराने पुस्तक और लेखक, इस तरीके के प्रश्न को आपको रिवीजन करना होगा। तो कुछ रिवीजन के साथ मैं आपको उपस्थित हूँ और आपसे मेरा ये कहना है कि आप सभी जो पीछे पढ़े हैं एग्जामिनेशन, जैसे 17 और 18 को आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है उससे पहले आप रिवीजन कीजिए। लगभग फरवरी के लास्ट वीक में आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम, तो इस तरीके के प्रश्न आपको वहां देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इसका रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि अब जो शेष दिन बचे हुए हैं अब इसमें रिवीजन आगे क्या पढ़ना ये छोड़ दीजिए, पीछे जितना पढ़े हैं उसको आप रिवीजन करें और समय मिले तो फिर आगे आप पढ़िए। तो चलिए रिवीजन के दौर को शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग लिए हैं 4 प्रश्न जो लिए हैं ये अध्ययन के दृष्टिकोण से कि किसका अध्ययन कहाँ करते हैं। तो पूछेगा कि फूलों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो फ्लोरिकल्चर। फूलों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। सब्जियों की कृषि का उत्पादन को आप क्या कहेंगे, ओलेरीकल्चर कहेंगे। और मधुमक्खी पालन को आप क्या कहेंगे, एपीकल्चर कहेंगे। बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, रेशम उत्पादन का जो अध्ययन होगा वो सेरीकल्चर, सब्जियों की कृषि का जो अध्ययन होगा वो ओलेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होगा वो एपीकल्चर में। अगला कुछ 4 नदी है और इसके उद्गम स्थान को लिया गया। नदी और उसका उद्गम स्थान, सतलज नदी कहां से निकलेगा, राकसताल झील तिब्बत से। सतलज नदी का उद्गम कहां है, राकसताल झील तिब्बत से। झेलम नदी कहां से निकलेगा, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। कावेरी नदी कहां से निकलेगी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। नर्मदा नदी कहां से निकलेगी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। तो 4 नदी का उद्गम स्थान लिए, सतलज का राकसताल तिब्बत, झेलम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक, नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश। तो आप इसको याद रखेंगे, इसे रिवीजन कर लीजिएगा जरूर। 100% आपके परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इंडिया डिवाइडेड के आपसे लेखक पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहेगा इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन, अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन, अब्दुल कलाम आजाद। हिंद स्वराज को किसने लिखा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन, महात्मा गांधी। द व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया। काफी मुख्य क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा। द व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक राम मनोहर लोहिया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन लिया गया है, उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, जो ध्यान दीजिएगा। और वो अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां पर कुछ काम हुआ, विशेष काम, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्षता कौन के थे, अंबिका चरण मजूमदार। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 को क्यों याद रखना है, तो इसका 2 कारण है। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण हुआ। दूसरा, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, यहां जाकर कांग्रेस का एकीकरण हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो मिला ही, साथ में कांग्रेस का एकीकरण भी हुआ 1916 में। और 1916 में एक घटना हुआ, बिहार का किसान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण भी देता है। तो ध्यान दीजिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इंपॉर्टेंट इसलिए, कांग्रेस का एकीकरण कब होता है, 1916 में। जो 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, तो एकीकरण कब हुआ, 1916 में।
बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने हैं, वो भी बेलगांव अधिवेशन। और ये बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे थे। हरिपुरा अधिवेशन, तो हरिपुरा कहां पड़ेगा? गुजरात में। कहां पड़ेगा? गुजरात में। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन? सुभाष चंद्र बोस रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को कहेगा कि नेताजी का उपाधि किसने दिया? तो हिटलर ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया? तो हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहेगा कि इनके गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस, जिसमें गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा हो गया था, जिसके कारण 1939 में कांग्रेस के पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। ये तमाम बातों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में इसी मेमोरी के साथ आपको जाना पड़ेगा, ताकि आपके परीक्षाओं में जो जीएस के प्रश्न पूछ रहे हैं, जीके जीएस का, वो छूट ना पाए। एक बार देखें अगला, मेरठ अधिवेशन 1946 इसके अध्यक्ष कौन? जेबी कृपलानी। अब 1946 में बने तो 1947 में जब भारत आजाद होता है तो उस समय कांग्रेस का चुनाव नहीं होता है, तो आजादी के समय भी कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा कौन? तो जेबी कृपलानी। तो कुछ आप लोगों को कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्ष दिए हैं, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। और इस तरीके के टॉपिक को आपका पढ़ा हुआ है, आप रिवीजन करके ही जाएंगे। अगला कुछ अनुसंधान और उसका संस्थान है कि उसका कहाँ मुख्यालय है। कहेगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ? तो देहरादून। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ? कोलकाता। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ? दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ? दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ? चेन्नई। तो आप इतना याद रखेंगे, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ? देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ? देहरादून, उत्तराखंड में पड़ता, सभी को पता होगा। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ? कोलकाता। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ? दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ? दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ? चेन्नई। अब देखेंगे 3 जो आपको लिया गया है वो रेडियो समस्थानिक है। क्या है? रेडियो समस्थानिक। तो किस समस्थानिक का प्रयोग कहां करेंगे? तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग पूछेगा कहां? तो ट्यूमर का पता करने में। तो कहेगा ट्यूमर के जांच के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? तो आर्सेनिक 74 का। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। कैंसर की जांच के लिए, कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए रेडियो समस्थानिक के किसका प्रयोग करेंगे? कोबाल्ट 60 का। कहेगा कैंसर उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? तो आयोडीन 131, आयोडीन 131 का। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पता के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में, और आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। तो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण जीके जिसके प्रश्नों के साथ, रिवीजन के साथ मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करवाया। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न हैं आप तो याद तो कर लेंगे, लेकिन इस टाइप के प्रश्न को आप रिवीजन करके जरूर जाएं। खास करके अभी जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होगा, एसएससी जीडी का होगा, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन जो होगा, आप इस सभी परीक्षाओं के लिए आप इसे याद कर ले जरूर। और साथ में भी बिहार पुलिस का जो कि रद्द किया है परीक्षा, वो तो अभी हुआ नहीं है, तो वो भी तो कभी ना कभी तो होना ही है। 1-2 महीने के अंदर देखिए उसका क्या, अभी सरकार तो कुछ नोटिफिकेशन दे नहीं रहा है, लेकिन जब हो एग्जाम तो अब लेना ही है। जब फॉर्म आ गया था, फॉर्म भरा गया, एक बार परीक्षा हो गया, तो एग्जाम तो सरकार को लेना ही पड़ेगा। कब लेगा? लेट समय अगर आपको मिल रहा है तो अपने तैयारी को मजबूती करिए, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो सके। चलिए बच्चों, कल अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।